चलो जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कल ऑब्वियसली बात है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे ज्यादा बात नहीं हो गई थी, बैटरी आई थिंक पूरा हो गया था। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने स्टार्ट जरूर किया था, लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई थी, है ना। पूरी क्या स्टार्ट ही हुआ था जस्ट। तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ, लिखा भी शायद कुछ नहीं था ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ढंग से इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब मैंने पूछा कि मैंने ऐसे पूछा था सर बैटरी के लॉसेस किससे होते हैं बेसिकली, है ना। तो शायद आप लोग का रिप्लाई आने लगे थे, है ना। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो हम कंसिडर करेंगे वो हम किसको करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को, है ना। आप लोग के रिप्लाईज आए थे मे बी इलेक्ट्रोलाइट से या मे बी जो बाहर बल्ब लगा है, तो वो बात करेंगे अपन। लेकिन सबसे पहली जो बात हमने स्टार्ट की थी वो कहाँ से की थी, वो हमने की थी, हम सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको इतना बताया था कि वो क्या करता है, वो एनर्जी को कुछ कंज्यूम कर लेगा, ऑब्वियसली बात है ना। क्यों कंज्यूम करेगा, समझ में आती है हमें बात, क्योंकि कोलिजन की एक वजह से। तरीके कोलिजन की वजह से, है ना, अपन ऐसा बोल दें, मतलब वो रेजिस्टेंस ही है एक तरीके का, है ना। तो रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट होता है कि वो, है ना, मतलब जब फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ लॉसेस करेगा। करंट जब उसमें चार्ज जब फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, दैट्स कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आपको लिखाता हूँ और फिर धीरे धीरे करके हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। किससे डिनोट करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में, अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक जो है वो स्मॉल आर है। तो आपने देखा होगा कि हमने कभी भी रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट नहीं किया है अभी तक, है ना। यूजुअली इंटरनल रेजिस्टेंस को ही स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है यूजुअली, ठीक है। चलो जी, तो बात हमें समझ में आती है, लिखें इसको एक बार। लिखें जो हमने कहा कि अपोज करने वाली जो बात हमने कही उसको हम लिख लेते हैं। लिखें, इट इज द रेजिस्टेंस इनसाइड द बैटरी। इट इज द रेजिस्टेंस inside the battery. It is the resistance inside the battery. It is the resistance inside the battery that resists the that resists the current flow, that resists the current flow, that resists the current flow when connected to a circuit. When connected to a circuit. When connected to a circuit. ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, कब प्रोवाइड होगा, जब हम इसको किसी सर्किट से कनेक्ट करें। बात सिंपल, बात हम सबको समझ में आती है, ठीक है ना। ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा पॉइंट है ना। अब एक इसकी डिपेंडेंसीज हैं, है ना। तो वो डिपेंडेंसीज क्या है, किस किस पर है, हालांकि बहुत ज्यादा डीप अपने को नहीं जाना, लेकिन अपने को ध्यान रखना, कभी अगर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो आप लिख लीजिए डिपेंडेंसीज, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मेजरली 4 पॉइंट्स हर जगह बताए जाते हैं, वो आप फटाफट से लिख लीजिए क्या क्या होते हैं ना। तो पहली डिपेंडेंसी जो है ना, वो क्या है, फर्स्ट डिपेंडेंसी जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बस ये जल्दी से हमें लिखना है और आगे बढ़ेंगे अपन मेजर बातों पे, है ना। इसमें बस यही कि हमें ध्यान रखना है, अगर कभी कोई पूछा जाता है अपने से तो अपने को पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया एक बात। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो है एरिया, है ना। एरिया और ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेचर भी कहते हैं इसमें कि कौन सा नेचर है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एरिया है उससे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है ना। अब ये पूरा मैकेनिज्म तो हम नहीं पढ़ते हैं कि बेसिकली एग्जैक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसीज कैसे डिफाइन हो रही है। हाँ, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना। एंड नेचर, उसके लिए नेचर पे भी करता है। और तीसरा होता है कंसंट्रेशन, है ना। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, है ना। ये उस पर भी डिपेंड करता है। सी से डिनोट करते हैं आई थिंक कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन को सी से डिनोट किससे करते हैं, से करते हैं। पढ़ा, ठीक है। चलो, उसके बाद एक लास्ट होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से होगा, जरा देखें आप। टेम्परेचर के भी ये टेम्परेचर का इफेक्ट तो आप सीधे से समझ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है ना। बाकी के लिए तो हमें इंटरनल उसकी जो बेसिकली किस तरीके से वो बना हुआ है उसकी बात करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन कंसंट्रेशन वगैरह के लिए। लेकिन ये तो बड़ा आसान है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होने से बहुत सारे जो है, मतलब हमने क्या कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए, मतलब करंट बढ़ जानी चाहिए लॉजिकली, है ना। मतलब इजी होना चाहिए फ्लो करने में। तो इसका रीजन होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा,
उसमें और ज्यादा जो आयंस है वो रिलीज होते हैं, है ना, और अल्टीमेटली डिसॉल्व होते हैं, है ना, और आराम से वो फ्लो कर पाते हैं, मतलब तो इसलिए रेजोनेंस दिखते हुए, तो ये इस तरीके से ना। चलो जी, ये बातें आपने लिखी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होने वाला है अब अपना, जिसका नाम मैंने कल लिया था शायद, सॉरी, आवाज वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर्ली बेटा मेरे को। मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे को वॉइस नहीं आई एक्चुअली। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो इन दो बातों के बारे में बता रहा था, तो आज बात हमें करनी थी। तो ये बातें तो बड़ी आसान है, ये तो आप ध्यान रखेंगे बस, है ना। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है वो मैंने आपको बताया, है ना, ठीक है, ओके। तो क्या कहा हमने? हमने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? अब जो फोर्स वर्ड है ना, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। आपने को लगता है कि ये फोर्स होना चाहिए, लेकिन रियल में फोर्स होता ही नहीं, है ना। तो स्टार्टिंग से इसका नाम चला आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग जब हुई होगी आई थिंक, तब यहाँ तो इसको फोर्स समझ लिया गया होगा, है ना, लेकिन रियल में ये फोर्स नहीं होता। फोर्स कहने का मतलब कि ये जो टर्म है बेसिकली ये फोर्स नहीं, ऑब्वियसली, है ना। इसके फंक्शन में कहीं फोर्स आता है वो बात अलग है, लेकिन ये टर्म इट्स नॉट अ फोर्स, नाम ही फोर्स है इसके आगे। तो क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का? तो आप इसको ऐसे समझें कि एक बैटरी है ना। तो बैटरी जब आप कहीं कनेक्ट करोगे, ठीक है, बैटरी को आपने कनेक्ट किया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए बैटरी दो तरीके की होती है ना। अभी हम लिखेंगे, आप इसको लिखना मत, पहले मैं डेफिनेशन लिखा दूं, पहले आप समझना कि बैटरी एक तो अब कैसी होगी, आइडियल। अभी तक हम जितनी भी बैटरी यूज कर रहे थे वो आइडियल कर रहे थे क्या? उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस था? नहीं था। अभी तक कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं होती थी। जहां भी मैं बैटरी लगाता कुछ इस तरीके से लगाता था क्या, और ऊपर लिख देता था, जैसे 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी था मैं ऐसे लिख देता था, ठीक है ना। तो बैटरी इस तरीके से होती है। अब जो आएगा, अब क्या आएगा? अब ये आएगा कि ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस और आ जाएगा इसके साथ, यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखना जरा। जब एक बैटरी को आप लिखोगे ना, तो ऐसे लिखोगे, ये तो वोल्टेज हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। यानी इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे लगा सकते हैं? हम इसको इसके साथ में भी लगा सकते हैं, ऐसे। ये पूरी बैटरी हो गई। अरे बात समझ में आई क्या? अभी बनाना मत, अभी बनवा दूंगा मैं ना, यस समझ सर। में आई बात अपने को, है ना। तो अब जो हमारी नॉन आइडियल बैटरी होगी ना, उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं सर, ये ईएमएफ क्या है वो बता दीजिए आप। तो ईएमएफ देखो क्या है, ये जो 6 वोल्ट है ना, ये इसका ईएमएफ कहलाता है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये रहा, ये 6 वोल्ट ईएमएफ कहलाता है। तो कहोगे सर सीधे सीधे बोल तो कि जो बैटरी के ऊपर लिखा होता है वही वही होता है ना, वही ईएमएफ होता है। तो बिल्कुल वही होता है, जैसे 6 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 वोल्ट ही होता है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक तो इस तरीके का केस हो जिसमें कि नॉन आइडियल बैटरी हो, एक केस हो जिसमें कि आइडियल बैटरी। अब आइडियल बैटरी देखना, आइडियल बैटरी और नॉन आइडियल बैटरी में आप फर्क समझ रहे हो? अब देखो समझना, अब मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, आप अच्छे से इस बात को समझना। जैसे ये अब आपको समझ में तो आएगा कि ये पूरी बैटरी है, चाहो तो लगा दो, है ना। अब इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया, थोड़ा सा देखना क्या हो रहा है। इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया, मान लो 10 ओम का, और ये फिर से 6 वोल्ट की बैटरी है। इसको कॉपी नहीं करना है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो ऐसे ही मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं लिख पाता हूँ अभी, है ना। देखो ये 10 ओम। अब, है ना, ज्यादा एनर्जी किसको मिल पाएगी इस वाले केस में? इस वाले केस में 10 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, मान लो बल्ब है, तो ज्यादा वोल्टेज सप्लाई जो है वो किसको मिलेगी? इसको मिलेगी या इसको मिलेगी? दोनों में से सेकंड वन को या वाले टू को। को? सेकंड वाले को मिलेगी, क्यों? ऑब्वियसली ऐसा क्यों कह सकते हैं अपन? ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि, रीजन क्या देंगे आप? कैसे सोच के बोला इंटरनल आपने? रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे माना नहीं है। हाँ है नहीं, मतलब आइडियल है तो हमने माना नहीं, एग्जैक्टली, ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये नहीं है, तो सारा का सारा जो भी अवेलेबल है वो किसके लिए अवेलेबल है? सारा का सारा जो भी कंज्यूम करेगा केवल यही करेगा क्या? यहाँ पर ये 12 दोनों चीजें कंज्यूम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एनर्जी लूज होगी, बेसिकली एनर्जी जो ये डिसिपेट करेगा, सर ऑब्वियसली वीडियो इस केस लैग में हो रहा दोनों। है। नहीं हो रहा ना आज, इसीलिए मैंने पहले रखी क्लास। मुझे लग रहा था, मैंने कहा पढ़ाते वक्त प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, डिस्कशन थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, पढ़ाते वक्त एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो हालांकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अगर किसी को बाद में दिक्कत आती है तो देख सकता है, लेकिन है ना, अब लाइव क्लास ही अटेंड करें। मैं ये चाहूंगा कि देख लो, नहीं तो रिज्वाइन कर लो, किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही तो। देखो ये 2 है। अब मैंने क्या कहा कि जो एनर्जी इससे निकलेगी बेसिकली, है ना, जो बैटरी से एनर्जी निकलेगी वो इन दोनों में जाएगी, और वैसे यही कंज्यूम करेगा। तो अल्टीमेटली हमें समझ में आती बात है ना। अब ईएमएफ का मतलब क्या है? रियल में जो रियलिटी तो ये है ना, हम जानते हैं ना, रियलिटी तो ये है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। रियल में बैटरी के सिरों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरी बैटरी है, इनके सिरों के बीच में ये अगर मैं बैटरी कहीं लगाता हूँ,
ये बैटरी अगर मैं लगाता हूँ, है ना, ये अगर मैं बैटरी कहीं लगाता हूँ, ठीक है, इस पूरी बैटरी को अगर कहीं लगाता हूँ, तो क्या वो मुझे इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दे पाएगी क्या? केवल इतना ही दे पाएगी ना, जो इसके बीच में होगा? पूरा 6 तो यस नहीं मिल सर। पाएगा ना, पूरा 6 तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ IR ये लॉस कर देगा, तो 6 से कुछ कम होगा, है ना, 5 में बी 4 जो भी होगा, मतलब हमें नहीं पता, इसका मतलब पूरा तो नहीं दे पाएगी यहाँ पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रियलिटी में बैटरी जो देती है वो EMF नहीं होता है। रियलिटी में जो बैटरी हमें बाहर देती है, जो बैटरी को जब हम लगाएंगे ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वो किसी पर देगी, मानो एक बल्ब लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस जो वो देगी, वो रियल में EMF नहीं होता। क्योंकि वो EMF क्यों नहीं दे पाती? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो हमें जो मिलता है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वो एग्जैक्टली EMF जितना नहीं मिलता। रियल में कितना मिलेगा? होना चाहिए EMF जितना, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा सा कम मिलता है ना। तो इस केस में तो पूरा मिल रहा है, तो लेकिन ये तो आइडियल केस है, ये तो मिलेगा नहीं हमें, कहाँ मिलेगा? वो तो बहुत, है ना, बिल्कुल R0 कर देना, ये तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात हो गई। R0 तो नहीं कर सकते, डिक्रीज कर सकते हैं, है ना, लेकिन 0 तो नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि इस केस में अगर हम बात करें तो R नहीं है, यानी कि हम ये कहेंगे ये वाला, इसको हम EMF कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को EMF नहीं कहते। अब आप ध्यान देखना, देयर आर टू थिंग्स। एक मैंने कहा कि EMF जो है वो ये वाला टर्म है, लेकिन अब आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है सर ये बैटरी के टर्म, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस तब है जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? EMF में क्या और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है? तब बैटरी सर के टर्मिनल्स। हाँ बताएं बताएं। ये जो नॉन आइडियल वाला केस है उसमें हम बैटरी के मतलब ए वाले पॉइंट का 6 मान लें तो दूसरे वाले का 0 हो जाएगा, दूसरे इस एंड का वाले में क्या मतलब। नॉन आइडियल? ये वाला यस सर, यस सर। ये 0 नहीं हो सकता ना बेटा। इसमें अगर कुछ जब आप कनेक्ट करोगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, सही है। आगे B तक कैसे जाओगे? तो सर उसके आगे बी और डिक्रीज होगा ना किसी आईआर से, तो ये मेरी ईएमएफ बात से समझ ज्यादा नहीं होता है? मेरी बात समझें, ये 6 है, आप ये बैटरी कैसे फ्लो कराएगी जरा देखना, मेरी तरफ देखना। ये बैटरी करंट कैसे फ्लो कराएगी? ऐसे कराएगी क्या? अगर ऐसे फ्लो कराएगी तो VA माइनस VB निकालो, अभी निकाल के बताऊंगा, एक एक चीज लिखी जाएगी, बट अभी आप कह रहे हो तो समझ लो। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोड पोटेंशियल। यहाँ से चलूं मैं, करंट तो मैंने सही ऐसे ही करनी चाहिए अपने को, बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। तो क्या होगा? यहाँ से चलना है क्या? कहाँ से चलना है? इधर से चलूं, इधर से चलता हूँ, चलो क्या हो जाएगा? VA क्या आएगा? माइनस का 6 क्या आएगा? प्लस का 2I। अरे प्लस का आएगा क्या? सोचो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आएगा क्या? करंट के अपोजिट यस डायरेक्शन में सर। प्लस आता है, बताया आप लोग को, है यस ना। सर। एक तो VA माइनस VB कितना हो गया? आप बताओ, कम नहीं हुआ क्या? सोचो, कम हुआ नहीं हुआ? कम हो जाएगा, है ना। तो जितने पोटेंशियल डिफरेंस पर ये 6 देना चाहिए था, लेकिन इस रेजिस्टेंस के कारण जो R है इसके कारण ही नहीं दे पा रही। बात समझ में आ गई क्या मेरी? क्लियर है? चलूं मैं आगे। यस सर। सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ बताएं। सर जो हम कन्वेंशनली लेते हैं वो प्लस जो चार्ज हायर पोटेंशियल है वहाँ से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो जो प्लस चार्ज जो प्लस बना हुआ आता है बैटरी के ऊपर, तो वहाँ रेजिस्टेंस लगना चाहिए ना, क्योंकि चार्ज तो हम कन्वेंशनली वहीं से निकलता है ना। चार्ज निकलने से मतलब नहीं है ना। आप सोचो कन्वेंशनली तो ये केवल, अब इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा ना। आप सोचो अगर मैं इधर करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर भी मेंटेन रहेगा क्या? आप समझना, आप इस पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना जितना है। आप कर लीजिए, कहीं लगा दीजिए, ये तो दिखाने का तरीका है, हम सर्किट को सॉल्व कैसे करें। रियल में इसके इंटरनल बात है ना, ये तो इंटरनल, इट्स एन यस सर। इंटरनल थिंग। हाँ, बट वी आर मेंशनिंग दिस हियर बिकॉज ऑफ कि हम चाहते हैं सर्किट को इजीली सॉल्व करें। इसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं अंदर लगाऊं तो आप कहोगे सर क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, राइट। सो दिस इज आवर कन्वेंशन, के हम ऐसे यूज कर सकते हैं, नथिंग लाइक, है ना। ओके सर। चलो जी, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। तो अब मैं EMF के बारे में आपको एक लाइन लिखा रहा हूँ, फटाफट से लिखेंगे। लिखें। अब मैंने आपको देखो क्या बताया, एक छोटी सी बात बस और मैं कहूंगा और फिर डेफिनेशन लिख लो। देखो क्या है, यहाँ पर I अगर 0 कर दूं तो सही आ जाएगा क्या? देखो 6 ही आ जाएगा क्या? I 0 हो जाएगा। तो मैं इसको डिफाइन तो कर सकता हूँ ना ऐसे, कि अगर करंट किसी सर्किट में 0 है, किसी सर्किट के अंदर अगर करंट 0 है, तो टर्मिनल वोल्टेज तो 0 ही होगा ना। जैसे इन्होंने कहा कि ये 6 ये 0, लेकिन अगर यहाँ करंट 0 IR 0 तो ये भी तो 0 हो गया ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप जो लगा रहे हो वो तो 6, लेकिन जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा, जैसे करंट फ्लो होगा चीजें चेंज हो जाएंगी। स्मॉल आर का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वो चीजों को मतलब जो पोटेंशियल को डिक्रीज करने लग जाएगा, जो EMF है वो पूरा नहीं मिल पाएगा, राइट। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको लिखवा रहा हूँ, लिखिए फटाफट से ना। इट इज इक्वल टू द, आप पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सब आपको नहीं बनाना है, ये मैं अभी लिखवाऊंगा आपको अच्छे से। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ब्रैकेट में लिखेंगे EMF। मैं जो वर्ड यूज करूंगा अब मैं क्या करूंगा? EMF वर्ड यूज करने वाला हूं मैं जगह जगह, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूज नहीं करेंगे। इट इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज इक्वल टू द terminal potential difference when no current flows,
इट इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोज, व्हेन नो करंट फ्लोज। ठीक है ना, तो ये तो बात हमें समझ में आती है। कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या कहेंगे उसको हम, ऑब्वियस सी बात है वही ईएमएफ है। जैसे करंट फ्लो होता है तो ये डिफाइन करने का तरीका है बेसिकली ना, यानी रियलिटी वही है कि जब करंट फ्लो नहीं होता जो है वो रियल है, करंट फ्लो होते ही स्मॉल आर का आईआर आने लग जाएगा तो उस चीजों को कम कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, एक इसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन लिखी जा सकती है, तो लिखें इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बैटरी, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बैटरी, लिखें इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ बैटरी, it is the capability of a battery to make the charge flow, to make the charge flow। ठीक है ना, कैपेबिलिटी है जो कि चार्ज फ्लो कराएगी, दैट्स इट। अब देखिए फटाफट से आप देखते चलें इधर, क्या ये मैंने आइडियल बनाया है ना, तो आप ऑलरेडी जानते हैं ऑब्वियसली दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, ये प्लस माइनस है तो इस तरीके से लगाया जा सकता है, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है ना, पॉइंट्स के नाम चाहो तो दे दो कुछ भी, ए बी, ये आइडियल बैटरी हो गई है ना। और नॉन आइडियल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया कि नॉन आइडियल में क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और आ जाएगा, यानी कि ये नॉन आइडियल हो जाएगा। यहाँ पर R जीरो होगा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा यहाँ पर, बिल्कुल होगा। और इसमें कोई हीटिंग इफेक्ट्स होंगे क्या, कुछ भी नहीं होंगे ना, अंदर हीटिंग इफेक्ट होंगे क्या बैटरी के अंदर, अरे नहीं होंगे ना, अंदर कुछ भी हीटिंग इफेक्ट्स तो नहीं होने चाहिए। केवल केवल क्या होगा, जो भी एनर्जी बैटरी दे रही है वो सारी की सारी कंज्यूम करेगा ना, कौन कंज्यूम करेगा, कैपिटल आर कंज्यूम कर लेगा, जो कैपिटल आर जो भी आप लोड लगाएंगे इसके अंदर वो कंज्यूम कर लेगा। लेकिन अल्टीमेटली नॉन आइडियल सॉरी आइडियल जो है उसमें कोई भी हीटिंग इफेक्ट्स यानी कि थर्मल लॉसेस नहीं होंगे। एग्री है मेरी बात से आप, नहीं होने चाहिए इंटरनली कोई भी लॉसेस, है ना, नो थर्मल लॉसेस, नो हीटिंग Yes, sir. इफेक्ट इनसाइड द बैटरी। ठीक है ना, उसके बाद ये अगर बात करें तो इस तरीके से अगर नॉन आइडियल की बात करूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, यानी कि अब हमारी बैटरी ये हो गई क्या, ये पूरी हमारी बैटरी हो चुकी है, ये पूरी हमारी बैटरी है, ये ई है, ये आर है, ये ए है, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, ए और बी, ये इस तरीके से हो गया, फिर से प्लस माइनस है, चाहे तो इस तरीके से नोट कर दें। तो ये ई जो मैंने ऊपर बनाया ना ई सा, ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारा ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, यही हमारा ईएमएफ है। ठीक है, इसमें लॉसेज होंगे कुछ ना कुछ, ये बात भी हमें समझ में आती है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि थर्मल लॉसेस कह सकते हैं, है ना, नो हीटिंग इफेक्ट, और इसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होंगे, या थर्मल लॉसेस लिख सकते हो या हीटिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो, एक ही बात। LW क्या है? क्या चीज, LW LW लोअर पोटेंशियल, वेरी सॉरी, दिस शुड बी LP लोअर पोटेंशियल, दिस शुड बी LP लोअर पोटेंशियल, है ना। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे हमने क्या शो करना चाहा कि बैटरी का जो ये वाला टर्मिनल ऑब्वियसली हायर पे होना चाहिए, लोअर पे होना चाहिए, ये आपको पता है ना। तो बस ये इसमें हीटिंग इफेक्ट्स हो गए इनसाइड और इसमें इनसाइड नो हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमें समझ में वैसे भी आती है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि जो लॉसेज होते हैं ऑब्वियसली वो यहाँ पर नहीं होंगे, इस वाले में और इस वाले में होंगे, सिंपल। ठीक है, अब देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे की बातें, है ना। हो गया सबका, लिख लिया आप सबने, आसान सी बात है, सबको समझ में आ गया, है ना। Yes, sir. अब बैटरी को दो तरीके से यूज किया जाता है, कहा जाए तो यूज तो एक ही तरीके से करते हैं हम उसको बेसिकली किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, मतलब हम कुछ उसमें कनेक्ट करेंगे, मे बी बल्ब में भी जो भी चीज है ना वो ऑब्वियसली उसका फंक्शन है वो, तो वो उसको उसके थ्रू वो वर्क करेगी बेसिकली ना। तो कहने का मतलब क्या है कि लेकिन दो पॉसिबिलिटीज है ना, एक तो बैटरी चार्ज हो रही हो और एक बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, दोनों ऑब्वियसली चीजें बनती हैं। ज्यादातर जो हम बात कर रहे हैं अभी पहले डिस्चार्जिंग की करेंगे फिर हम चार्जिंग पे आएंगे ना, तो पहले डिस्चार्जिंग की बात हम कर लेते हैं कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो क्या हो रही है, क्योंकि हमने जो अभी तक चीजें की हम बैटरी डिस्चार्ज ही करा रहे थे ना, ज्यादातर जितनी भी बातें अपन ने की, है ना। लगाते थे तो क्या करती थी सेल या बैटरी, क्या करता था उसमें से Discharge करंट हो देता रहा था ना, हाँ करंट रिलीज होता था, मतलब हाँ, तो डिस्चार्ज। ठीक है ना, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है, डिस्चार्जिंग का मतलब होता है एक्टिंग एज अ सोर्स, ये समझ में आता है, यानी कि वो प्रोवाइड करा रहा है अभी तो अपने को, इसलिए डिस्चार्जिंग कह रहे हैं अपन उसको, है ना। तो देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं जरा देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने फिर से बना दी, ये ए है ये बी है, अगर ये डिस्चार्ज हो रही है तो करंट कैसे जानी चाहिए, अरे ऐसे जानी चाहिए क्या, जरा सोचो, हम ऐसे निकालते थे क्या, हमेशा करंट को Yes, sir. इसी तरीके से निकालते थे, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है ना करंट, तो हम इसी तरीके से निकालते थे, एक ही बैटरी है ये इस तरीके से निकलकर जहां, तो ये ऐसे कुछ है, तो ये मैंने यहाँ बना दिया। अब आप देखें जरा इसमें अगर मैं बनाता हूँ अपना जो अपने पढ़े हैं लॉजिक्स उसके थ्रू,
यहाँ ऐसे चलूं इसे, तो पहले क्या आया, पॉजिटिव टर्मिनल आया तो नेगेटिव आना चाहिए क्या, बिल्कुल आना चाहिए। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस का IR आ जाएगा प्लस क्या, होगा। बिल्कुल आ जाएगा। एक क्वेश्चन में भी, तो क्या ये मैंने अभी अभी आपको थोड़ा सा बताया भी था, है ना, तो ये ऐसे आ गया। इसका मतलब इसके सिरों पे जो, इसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल है ना, वो कितना होगा, वो VA माइनस VB इक्वल टू में E माइनस का IR होगा, है ना। इतना पोटेंशियल हमें मिल पाएगा, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हमें मिल पाएगा, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, ये कहलाएगा। कभी टर्मिनल वोल्टेज वर्ड आता है तो आप समझिएगा कि इसकी बात वो कर रहा है। टर्मिनल वोल्टेज मतलब दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी टर्म आप यूज करें, दोनों ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना। अब आप समझिएगा, अब इसमें एक टर्म आता है कि पावर आउटपुट ये कितना दे रहा है, अगर हम बात करें तो, है ना। तो अगर हम पावर आउटपुट की इसकी बात करते हैं तो पावर आउटपुट ये कितना दे रहा है, देखें जरा। तो अगर हम इसको देखें तो पावर आउटपुट होता क्या है, अपन ने पढ़ा ना, VI। पावर आउटपुट क्या होता था, VI। पावर क्या होती थी, VI, है ना। तो V इनके बीच का जो पोटेंशियल, अब ये है तो E, लेकिन इस इफेक्टिव कितना रह गया, इफेक्टिवली तो हमारे लिए यही रह गया ना, वो हमारे लिए तो यही रह गया ना। तो ये जो टर्म है बेसिकली, ये तो V की जगह आएगी ऑब्वियसली, और जो I है ऑब्वियसली वो I जाएगा। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखूं क्या, जरा आप देखिएगा, अगर मुझे पावर आउटपुट इसमें निकालनी है कि कितनी पावर ये दे पाएगा किसी को, ये बैटरी कितनी पावर दे सकती है किसी को, तो कितनी दे पाएगी, मैं लिखूं इसमें P इक्वल टू में VI होता है, लेकिन VI की जगह मैं क्या लिखूंगा, VA माइनस VB मल्टीप्लाई में आएगी, ठीक है ना। तो P इक्वल टू में VA माइनस VB की वैल्यू यहाँ से पटक दो, क्या आ जाएगी, E माइनस का IR और मल्टीप्लाई में आई। अब आप देखें, क्या देखें कि एक तो आया EI माइनस का I स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं क्या, अगर अगर रियलिटी होती तो EI होता क्या, अगर अगर रियलिटी होती स्मॉल r होता ही नहीं तो केवल VI यानी EI हो जाता, E पूरा पूरा Yes, मिलता sir. और I Yes, कट sir. हो जाता। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, लॉस, I स्क्वायर R लॉस होता है क्या, आई पी इक्वल टू में I स्क्वायर R अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, Yes, sir. रेजिस्टेंस, है ना, जो Yes, रेजिस्टेंस sir. कंज्यूम करता है ना, या हीट में कन्वर्जन जो होता है वही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये वाला जो टर्म है ये क्या है, पावर लॉस ड्यू टू स्मॉल r, सही है। ये टर्म जो है, ये पूरा टर्म जो है, ये पावर लॉस है, ठीक है जी। ये बात भी समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हो गई किसकी, डिस्चार्जिंग की। कर लीजिए आप फटाफट से, कॉपी करें इसको, हम बढ़ेंगे आगे। फिर इसको याद रखना है। जरूरत नहीं है ना, छोटा सा है ये, आप कर सकते हो, याद रख लो, रखना है तो ये आ जाएगा, मतलब इतना प्रॉब्लम आएगी नहीं, फटाफट से हो जाता है ना। ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बन जाएगा फटाफट से, ये आप ध्यान रखें, है ना, अगर रखना है तो ये ध्यान रखें, बॉक्स में जो बना है वो इतना वो नहीं है, वो तो आप निकाल लो VI के फॉर्म से, सर ठीक आपका है। कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो गया क्या, एक मिनट, अभी ठीक है ना, अभी हम विजिबल हो रहे हैं सभी को, मतलब मैं, हम तो क्यों कहूँ, Yes, चलो sir. जी, मैं ओके करें आप आगे ना। तो ऑब्वियसली दूसरा पॉइंट इसमें आप फर्स्ट नंबर डाल दीजिए, और है ना, अब मैं दूसरा पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं किसकी बात करने वाला हूँ, चार्जिंग की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चार्जिंग की बात करते हैं, जब बैटरी चार्ज होगी तो क्या होगा, तो क्या होना चाहिए बताएंगे। अब आपने बैटरी को कहाँ कनेक्ट कर दिया, किसमें कनेक्ट कर दिया, सर्किट के अंदर, सॉकेट में। सॉकेट में कनेक्ट कर दिया, कर दो जी। तो हायर क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। हाँ, तो चार्जिंग क्या हो जाएगी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट एज ए लोड। अब ये क्या, लोड वर्ड शायद एक बार पहले भी मैंने यूज किया है क्या, शायद किया है ना, देखना जरा, Yes, नहीं भी sir. किया तो समझ लो किया था ना। लोड का मतलब है जो एनर्जी लेगा, मतलब, है ना। लोड मतलब बल्ब एक लोड की तरह हो सकता है, रेजिस्टेंस लोड हो सकता है ना, जो भी एनर्जी लेने का काम कर रहा है वो लोड की तरह ट्रीट हो सकता है, एक्ट एज ए लोड, ठीक है। क्या करूं मैं, देखिए जरा क्या किया जाए, यहाँ पर एक बैटरी बनाई और ये कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अगर ये चार्ज होगी तो क्या होना चाहिए बताएंगे जरा। अगर ये चार्ज होगी तो करंट कैसे जानी चाहिए, अगर ये चार्ज होगी तो करंट कैसे, जैसे ए और बी बनाऊं मैं इसमें, ये फिर से ये यार, अरे करंट अब ऐसे जानी चाहिए क्या, जरा सोचो। सही है, क्यों ए टू बी गई, सीधी सी बात है, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव इधर इकट्ठे हो, नेगेटिव नेगेटिव इधर, है ना। तो कहने का मतलब अब इस तरीके से तो कराना पड़ेगा ना अपने को, अगर इसको चार्ज करना है तो, ठीक है। तो क्या किया जाए, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर, मतलब कोई जो बैटरी यहाँ पर जो रहा होगा, जो अब आपने एक्सटर्नल कनेक्ट किया होगा, उसका हायर पोटेंशियल यहाँ कनेक्ट करोगे, लोअर, तभी तो करंट ऐसे जा रही है ना, इस तरीके से।
तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये चार्ज हो जाएगी थोड़ी देर बाद, है ना, तो चार्ज होने का प्रोसेस हो रहा है। क्या करें बताएं फटाफट से, लिखें क्या इसमें, VA क्या लिखूं, माइनस का E, अरे क्या लिखा जाए, प्लस या माइनस, माइनस ही आएगा ना, बिल्कुल माइनस आएगा, इस बार करंट की डायरेक्शन में इक्वल टू में VB, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस का VB इक्वल टू में E प्लस में IR। क्या समझ में आया आपको, इस बार टर्मिनल वोल्टेज कितना आया, E प्लस IR आया, है ना, यानी कि इसके, और बैटरी क्या कर रही है, अब आप समझें, आप समझ रहे हैं चीजों को, हो क्या रहा है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस किसको रियलाइज हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली किसके क्रॉस लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जो भी एक्सटर्नल डिवाइस जो भी होगी जिसके थ्रू ये चार्ज हो रहा है उस पे, है ना, ओके, जो एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब ये तो लोड बन गई, सोर्स कोलिजन कोई की और होगा, एनर्जी वापस मिल रही है उसको। मिल नहीं रही है, आप इसको ढंग से देखो तो क्या है कि इस, जब चार्ज कर रहे हैं ना तब भी लॉसेस हो रहे हैं, अगर आप देखो तो ये लॉसेस का ही तो साइन है, अगर आप देखो ये तो, ये जो ईवीएम अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वो 10 वोल्ट दे पाता है, एक एग्जांपल की बात करें, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ए और बी के बीच का 10 वोल्ट है, तो एक हिस्सा तो ये ले जा रहा है, एक हिस्सा ही तो मिल रहा है ना इसको, एक हिस्सा, ये तो लॉस में गया ना, ये कोई रिटेन तो ना रहेगा, यस ये सर। तो चला गया, हीटिंग में चला गया, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, कहानी खत्म, एटमॉस्फेयर में लूज लूज हो गया, है ना, तो कहने का मतलब यही तो मिला ना। और जब हम फिर से ये चार्ज, जब ये डिस्चार्ज होगी फिर से, तो फिर इस इंटरनेशन का रोल होता है, फिर वो उतना नहीं दे पाती इंटरनेशन का, अभी पूरी तरीके से ले नहीं पा रही है, बाद में देने का भी प्रॉब्लम आएगा, दे नहीं पाएगी पूरी तरीके से, तो अल्टीमेटली अब आप समझ रहे हैं इंटरनेशन का वर्क कि किस तरीके से क्या फंक्शन हो रहा है इंटरनेशन का, है ना, E प्लस IR और वहां E माइनस IR। क्या किया जाए, इनपुट पावर देखें इसमें अपन, पावर इनपुट क्या होगी अगर अपन देखें तो, यानी कि हमें सप्लाई क्या कर रहे हैं, पावर इनपुट बोल लीजिए या पावर एब्जॉर्ब बोल दीजिए, कितनी पावर ये बैटरी एब्जॉर्ब कर रही है, तो एब्जॉर्ब तो इतनी कर रही है ना, काम कुछ भी आ रही हो लेकिन एब्जॉर्ब तो इतनी कर रही है, तो मैं लिखूं क्या, पावर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब या, है ना, एब्जॉर्ब भी बोलना ठीक है क्योंकि सारी तो स्टोर नहीं हो रही ना, पावर एब्जॉर्ब बाय बैटरी कितनी होगी जरा बताएंगे, फॉर्मूला वही जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला तो I plus I square R। VA माइनस VB, हाँ एग्जैक्टली VA माइनस VB, है ना, तो VI यानी कि सीधे लिख दूं E प्लस IR इक्वल टू में I, तो P टोटल क्या हो गया, EI प्लस में I स्क्वायर R, ठीक है ना, तो ये हमारे पास पावर इनपुट आई, चाहे तो याद रखें अदरवाइज सीधे भी हो जाता है, तो ये इनपुट पावर हो गई हमारे पास। क्लियर है क्या, बात समझ में आई क्या, आई स्क्वायर आर ऑब्वियसली जब आप चार्ज करेंगे उस टाइम भी लॉसेज होंगे, सॉरी दिस शुड बी स्मॉल आर, वेरी सॉरी, राइट, क्लियर है क्या, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम, यस सर। यस सर सर। इस वाले केस में रेजिस्टेंस डिक्रीमेंट के उसमें कैसे एक्ट कर रहा है वो एक बार बताइए। क्या चीज बेटा बताओ, वापस बोलो, रेजिस्टेंस डिक्रीमेंट केस में क्या, कैसे एक्ट कर रहा है इस केस में। रेजिस्टेंस मैंने ये बताया, देखो एक बार फिर से सुन लो, मैंने कहा कि जब ना डिस्चार्ज हो रहा था तो आपको समझ में आ गया, अभी चार्ज में देखो क्या हो रहा है, जब बैटरी चार्ज हो रही है ना तो चार्जिंग में तो एफर्ट जा ही रहा है, चार्जिंग में तो जो एनर्जी जो दे रहा है इसको, जो जिससे कनेक्ट होगा ये, चार्जिंग का तो अपना एफर्ट तो दे ही रहा है ना, मतलब अपनी एनर्जी वो दे रहा है, लेकिन कुछ एनर्जी का लॉस यहाँ भी हो रहा है क्या, यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इससे अगर मैं कनेक्ट करूं तो मैं यही तो कहूंगा कि चार्जिंग में जो वर्क डन करना चाहिए वो तो VI हुआ यानी EI हुआ, लेकिन ये बाकी का जो सारी चीजें हो रही है ये सारी किसके कारण हो रही है, क्योंकि इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस था, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब चार्ज करेंगे तब भी तो बैटरी के अंदर से मूवमेंट्स होंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूवमेंट तो फिर भी होंगे ना, चार्जिंग के टाइम भी तो होंगे ना, ठीक है ना, क्योंकि सर्किट तो पूरा ही बनता है तो मूवमेंट तो पूरे में होते हैं हमेशा, है ना, तो कहने का मतलब ये जो पार्ट है ये कहाँ पे लॉस हो रहा है, ये कहाँ जाकर लॉस हो रहा है, ये हिस्सा यहाँ पे इंटरनल लॉस हो रहा है, रेजिस्टेंस पे। वहां एग्जैक्टली वहां जब वो देता है ना, देने की जब बारी आती है तो आई स्क्वायर आर लूज करके देता है, यहाँ जब गेन करता है ना तो गेन इतना ही कर पाता है, इतना पार्ट एक्सटर्नल वाले से लूज हो जाता है, उसको मिल ही नहीं पाता, अभी समझ में आई क्या बात, यस सर। है ना। अच्छा अब जैसे कल शायद अभिषेक ने पूछा था, किसने पूछा था, फिर वालेंगे टाइम भी हो गया तो हमने कहा कल ही ढंग से बात करेंगे, आज ढंग से एक्सप्लोर किया इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने, तो अब आप लोग बताएं क्या अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 भी हो जाए तो भी डिस्चार्ज तो होगा ना या नहीं होगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को बिल्कुल ही 0 कर दें तो डिस्चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जैसे एक पूछा भी था शायद अभिषेक ने पूछा था, तो हमने कहा करते हैं इस पर बात, पहले पढ़ाएंगे फिर अच्छे से बात करेंगे, क्या आप बताएं, आप लोग बताएं, सॉरी किसी ने कहा, सर एक बार क्वेश्चन अरे कुछ, वो सर नहीं अरे होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्या कहा हमने कहा कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाए तो भी डिस्चार्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पूरा समझे तभी तो आप लोग भी रिप्लाई तभी आप गेन कर पाएंगे ना,
तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो भी हो जाए, जैसे जीरो हो रहा था, मान लो हमने आइडियल बैटरी लगाते थे हम लगातार, तो क्या वो डिस्चार्ज कभी भी नहीं होगी या कुछ रहेगा उसमें भी? सर अगर हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तब तो डिस्चार्ज हो सकता है ना। हाँ, देखो अब इसको समझो, है ना, कहीं ना कहीं आंसर काफी हद तक ठीक है। इसको ऐसे देखो आप कि बैटरी के अंदर जो लॉस है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बैटरी के बाहर की जो बात है, बैटरी के बाहर आपने एक बल्ब जला रखा है, तो बल्ब जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो तो कर ही रही है ना अल्टीमेटली, है ना, वो तो कंजम्पशन हो ही रहा है ना बेसिकली। तो कहने का मतलब बैटरी डिस्चार्ज तो तब भी होगी, है ना, लेकिन बस वो है कि वो रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है, अगर वो हम बचा सकते हैं, ऑब्वियसली वो 100% तो नहीं बचा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है ना। तो ये चीज क्लियर है क्या? अभी कोई डाउट आता है मन में? क्लियर है सर। ओके डन। चलो जी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये मैंने आपको बात बताई किसके बारे में, बैटरी के बारे में। बैटरी हमें समझ में आई, इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हमें समझ में आया, हमें समझ में आया कि जितना पोटेंशियल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा पार्ट खा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। ये है, मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसमें एक इससे और बातें जो बची खुची है ना, अगर थोड़ी बहुत कोई भी डाउट होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, इसको हम शो कैसे करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया इसको ऐसे शो करते हैं, बिल्कुल इसको ऐसे शो करते हैं, जो करंट जाएगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें एक एक चीज आप खुद ही निकालता जा रहा हूं और आप देखते भी चलें और हम मतलब मिलके निकालेंगे। आप देखिएगा जरा यहाँ पर कैसे कैसे। सबसे पहले आई की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं क्या? करंट कितना होगा बताएं, कितना होगा? इनके टर्म्स में बताना है। हाँ, कितना हो जाएगा? ये तीन ही तो चीजें हैं इसमें, कितना क्या सोच रहे हो? E1R/R। सही है क्या? अरे सर ऐसे ही ई कर लो, बाय आर। ई बाय आर प्लस आर। ये आर कैसे काउंट होता है आपको बताया ना, आपने क्वेश्चन में भी लिख लिया होगा, लेकिन आप इसको कैसे समझोगे सॉल्व करने के लिए, आप इसमें यहाँ लगा दिया करो, दैट्स इट, सिंपल। तो ये क्या हो गया, ऐसे ही तो बन गया ना सर्किट रियल में। अब आप चाहे तो केवीएल लगाओ, चाहे जो मर्जी जैसे चलो वैसे करो, यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करें तो हो जाएगा माइनस का आई आर, या सीरीज में लेकर कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, है ना। बहुत सारी बातें हैं अब जो हमें पता है ऑलरेडी। ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये प्लस का क्वेश्चन में जीरो, तो आप करोगे सॉल्व तो यही तो आना चाहिए ना। अरे ये तो बड़ा आसान है ना। क्लियर है क्या? पहला पार्ट तो बहुत आसान था इसका, बहुत आसान था, है ना। अभी तक क्या होता था, स्मॉल आर जीरो होता था। अब देखो स्मॉल आर ऑब्वियसली बात है, जितना बढ़ाओगे तो करंट गेन जो होगी वो, स्मॉल अगर आप बढ़ाओगे, स्मॉल आर अगर आप इंक्रीज करते हो तो करंट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ना। तो ज्यादा करंट के लिए क्या जरूरी है कि ऑब्वियसली बात है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है ना। बात हमें समझ में आती। चलो जी बताएं, आगे बताएं। नेक्स्ट मतलब मुझे बताना है अब तो एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या है, पावर आउटपुट। पावर आउटपुट, हाँ जी, पावर आउटपुट, यस। पावर आउटपुट कितना होगा इसमें? तो पावर आउटपुट आप किसको कहोगे? आप ये पूरा का पूरा जो यहाँ से जा रहा है ना, ये पूरा पावर आउटपुट नहीं है। काम क्या आ रहा है हमें, हमने जो लगाया है ना, मान लो ये बल्ब लगाया है यहाँ पर, तो काम तो इतना ही आ रहा है ना, ये हम थोड़ी ना चाह रहे हैं कि ये होता रहे। तो ऑब्वियसली बात है आउटपुट में कौन सा वाला टर्म आप काउंट करोगे, ये हम कर चुके हैं शायद, अभी मैंने बता चुका आपको। तो पावर आउटपुट केवल कौन सा वाला आएगा, जो इस पर एक तरीके से जो इसको काम आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या करना चाहिए बताएं, क्या आएगा पावर आउटपुट के अंदर? आउटपुट पावर कितनी आ रही ई है माइनस ये? आई स्क्वायर। EI माइनस आई स्क्वायर आर। ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, ये पढ़ चुके हैं अपन, हमने पढ़ा था ये, इतनी आएगी एग्जैक्टली है ना। तो इतनी ही काम आ रही है इसको, है ना। तो मैं क्या लिखूं, पावर आउटपुट ऐसे लिख सकते हैं, ई आई माइनस का आई स्क्वायर, माइनस का आई स्क्वायर। क्लियर है? कितना आ जाएगा हमारे पास अगर मैं इसको रखूं तो, ये आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर, ठीक है, माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ना। ये कुछ ऐसा अजीब सा टर्म आया, आने दो कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या करना है, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे बताएं, आगे बताएं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या हो सकती है, सर ये कब होगी और ई स्क्वायर के साथ है। कौन सा वाला बेटा, क्या चीज? नहीं सर, क्लियर हो क्लियर है सबको, कोई गया। ये दिक्कत सर नहीं? क्लियर है।
ओके 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 ओके, चलो जी बताएं आप मुझे। हम बात करते थे, क्या बात कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि मैक्सिमम पावर आउटपुट कैसे निकाली जा सकती है। तो कैसे निकाल सकते हैं EI मैक्सिमम पावर आउट? हाँ हाँ बेटा, कितनी? EI EI, ओके। इनका कहना है कि अगर R को 0 कर दिया जाए। अब मैं आपको एक केस देता हूँ, मैं कहता हूँ कि R तो वही है, स्मॉल r तो वही है जो है। अब आप बताओ मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को आप समझिएगा। स्मॉल r तो फिक्स है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्मॉल r तो फिक्स है ना। ये बैटरी की, आप बाजार से बैटरी लेने गए ना, आपको मार्केट से जब आप बैटरी खरीदने गए तो उसमें लिखा हुआ है, आपने कहा भाई साहब कम से कम R वाला देना, तो उसने कम से कम दिया, लेकिन जो आया, मान लो यहाँ पर 200 वोल्ट आया, यहाँ पर जो भी आया 1 ओम 2 ओम जो भी आया आया आ गया। अब आप घर पर आप सोच रहे हो बैठ करके, यार इसमें मुझे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो क्या करूं मतलब कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं जिससे कि मुझे आउटपुट मैक्सिमम मिले? तो हम क्या करने वाले हैं, स्मॉल r और कैपिटल R वेरिएबल है यहाँ पर, ये दोनों तो कैपिटल R फिक्स को है। 0। अरे जीरो करोगे तो, जीरो करने से कोई फायदा होगा? जीरो करंट करने से फ्लो क्या नहीं होगा जरा होगा। बता। करंट हो, करंट क्या हो जाएगा, इसी में इसके इंटरनली चलता रहेगा बस, और क्या होगा, इसी में लॉसेस होते रहेंगे सारे के सारे। समझ में आ रही बात अपने को? तो ऐसी बातें नहीं करेंगे हम क्या कहेंगे, आर की वैल्यू कुछ तो रही होगी जिससे कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो हम आर को एक वेरिएबल मानते हैं ना। तो देखो कैसे किया जा सकता है, अगर हम इस आर को एक वेरिएबल माने तो क्या कर सकते हैं जरा देखें, है ना। सर उससे पैरेलल में इसको लगा देंगे इलेक्ट्रिक। देखो जरा, अब मैं बताता हूँ पहले, फिर आपकी बातें मैं सुनूंगा। मैं ये कह रहा हूँ डीपी बाई डी आर को 0 कर दो। अरे मैक्सिमा के लिए डीपी बाई डी आर 0 करते हैं क्या अपन? बिल्कुल करते हैं, यस करते सर। हैं, है ना, करते हैं, है ना। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। डीपी बाई डी आर 0 हो गया। अगर डीपी बाई डी आर 0 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मैं कर दूं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर दूं। अब डिफरेंशिएशन कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं हमारे लिए, आप लोगों ने तो पढ़ लिया मैथ्स में यार, ठीक है। तो अब देखो, ये भी अच्छी बात है, मैथ्स में डिफरेंशिएशन कब पढ़ा, जब बहुत ज्यादा आता ही नहीं है, पूरी 11 चली जाती है, 12th का भी स्टार्टिंग चला जाता है, अब आपने मैथ्स में पढ़ा है ना। चलो जी, लेकिन अब हमें आता है क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस, जल्दी जल्दी से बताओ आर के रेस्पेक्ट में। ये तो कांस्टेंट है, लो इतनी देर। अरे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपन ये आर कैप स्मॉल आर कांस्टेंट कैपिटल आर। अरे ये नहीं हो जाएगा क्या, इतना देर लगी, ऐसे नहीं हो जाना चाहिए। 1 अपन एक्स की तरह तो ट्रीट होगा ये, माइनस का 1 अपन एक्स पर नहीं हो जाएगा? अरे भाई, ये आर प्लस आर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपन में स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर। दिख तो रहा है क्या, इक्वल टू 0। ना समझ में आई क्या बात? अरे डिफरेंशिएशन समझाना है क्या मुझे, ऐसे ही होता है क्या डिफरेंशिएशन? यस सर। यस हाँ सर। अरे बता देगा। मुझे क्या आवाज नहीं आती, तो मुझे लगता है कहीं सब चले तो नहीं गए, मैं मतलब ऑब्वियसली नेटवर्क का कोई इशू तो नहीं हो गया। ठीक है चलो, ये देखो, ये ऐसे ही होता है ना। अब ये सब तो कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा। ये भी गया, ये भी गया, क्या बचा, माइनस का 2 अपॉन में स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर बराबर में 0। ये कुछ ऐसे आ गया, तो है ना, ऊपर एक आर भी तो है, ये वाला आर भी लो। तो ये क्या हो गया, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू में 2 आर। ठीक है, तो स्मॉल आर इक्वल, सॉरी कैपिटल आर इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास आर। तो ये मैक्सिमम आउटपुट का केस है, यानी कि आपको आउटपुट अगर मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर पुट करो। आई क्या बात समझ में, कैसे किया? सर ये सिर्फ एक यस रेजिस्टेंस yes, के लिए sir. है ना? हाँ क्या चीज? ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस के लिए है ना, अगर दो बताते तो कुछ और। हाँ अभी तो अपन ने एक पर ही किया है ना ये, ठीक है। कोई क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे इसके थ्रू, अभी तो आप इससे समझे, ठीक है। चलो जी, तो बात हमें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें समझ। अब आउटपुट तो बता दो कितना आएगा। तो पी की जगह क्या रख दिया जाए, पी मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है, अरे पी तो था ना हमारे पास पहले ही, तो पी मैक्सिमम की जगह मुझे क्या रख देना चाहिए, क्या रख देना चाहिए, स्मॉल आर की जगह, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दूं क्या, ई स्क्वायर बाय 2 आर माइनस ई स्क्वायर बाय लिख देता हूँ मैं, ई स्क्वायर बाय 2 आर और माइनस का, अरे इसमें देख रहे हो क्या, स्मॉल आर को कैपिटल आर को स्मॉल आर रखने हैं, इसकी वैल्यू स्मॉल आर आई, तो ई स्क्वायर अपॉन में 4 आर स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर बाय 4 आर। तो आंसर क्या आया, स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ई स्क्वायर बाय 4 आर ही आ जाएगा, 4 आर ही आएगा ना, यस है ना। तो ये मैक्सिमम आउटपुट आ गया। कब होता है वो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मार्क कर लेना, ये ध्यान भी रखनी है ना,
क्योंकि ये प्रॉब्लम तो की है अपन, लेकिन इसके थ्रू आपको ये बात ध्यान भी रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्या? हमें समझ में तो आएगी ग्राफ कैसे बनेगा, जरा देखो इसको। ये तो कर लिया होगा आपने कॉपी, सिंपल ही है, ग्राफ में भी कुछ है नहीं। वैसे ही जैसे हम हमें भाई कोई अगर हमें बनाना हो, है ना, तो कैसे बनाएंगे? पी और कैपिटल आर के बीच का, सॉरी स्मॉल आर तो फिक्स माना था, तो ये कुछ ऐसा बनता है, वही पॉइंट्स वाला ही लॉजिक है। ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। क्या क्या होगा? ये स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा कैपिटल आर की वैल्यू, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद ये डिक्रीज करने लग जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये ग्राफ है। तो ये भी चीज आप साइड में बना लो, वैसे तो क्या ही है इसमें। डन, नो प्रॉब्लम। एक लास्ट पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, लिखो नेक्स्ट लिखें। एक छोटा सा पार्ट, एक फोर्थ और है, लास्ट पार्ट। तीन तो हो गए, ग्राफ आप साइड में बना लो। थर्ड पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट रहा, है ना, वो आपको थोड़ा सा देख लेना, जब भी रिवाइज करो तो इसको भी रिवाइज कर लेना साथ में ना। वैसे तो क्वेश्चन सारे करने ही होते हैं रिवाइज, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना, इस पूरे थर्ड पार्ट को। देखें जरा फोर्थ पार्ट, देखें फटाफट से क्या है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? लिखो लिखो, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बैटरी, वेरी सॉरी, लिखें एफिशिएंसी ऑफ बैटरी when it is connected, efficiency of battery, efficiency भी निकालना बता देते हैं इस पार्ट से, लेकिन efficiency of battery when it is connected to, efficiency of battery when it is connected to, efficiency of battery when it is connected to maximum power supply, when it is connected to maximum power supply, when it is connected to maximum power supply, है ना। तो efficiency तो आप जानती है ना, efficiency efficiency आप जानते हैं कितना तो यूज हुआ, ठीक है, और अपॉन में कितना तो यूज हुआ, यूज इसने किया क्या, अगर हम देखें तो, है ना, और अपॉन में कितना टोटल दिया गया बेसिकली, है ना। तो क्या कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, बता सकते हैं क्या करना चाहिए अपने को? इसने कंज्यूम कितना किया आप बताएंगे मुझे? इसने कंज्यूम कितना किया, अगर मैं बताऊं तो इसने कितना कंज्यूम किया? आई स्क्वायर आर, आई आई स्क्वायर स्क्वायर आर, एग्जैक्टली, बिल्कुल, आई स्क्वायर कैपिटल आर, ये इसका कंजम्पशन है अगर हम देखें तो, है ना, जिसने कंज्यूम किया, ठीक है। और इसने दिया कितना? आई स्क्वायर आर वेस्ट दिया क्या, आई स्क्वायर स्मॉल आर वेस्ट दिया क्या? इसने जो दिया दो हिस्सों में बटा, एक इसको मिला एक इसको मिला, है ना, सॉरी एक, इसने जो दिया वो दो पार्ट्स में गया, एक इसको मिला एक इसको मिला, ये वाला वेस्टेज है, ये वाला काम का है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, जरा देखना, ये तो आई स्क्वायर आर, तो ये एक तरीके से हमें जो मिल रहा है वो तो ये मिल रहा है, लेकिन जो हमारे पास टोटल आ रहा है, जो टोटल इससे निकल रहा है वो ये निकल रहा है क्या? करेक्ट। अरे Yes, जो sir. टोटल एनर्जी ये बैटरी से जो टोटल एनर्जी मिल पा रही है, इसको जा रही है वो तो वेस्ट जा रही है, इसको जा रही है वो काम आ रही है, तो काम वाली और टोटल क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर से स्क्वायर तो चला गया, तो कैपिटल आर अपॉन में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। लेकिन उसने जो कंडीशन दी है वो क्या दी है? कंडीशन क्या दी है कि स्मॉल आर को क्या रख दो, कैपिटल आर को क्या रख दो, वेरी सॉरी, कैपिटल आर को क्या रख दो, सॉरी स्मॉल आर ना, कैपिटल आर को स्मॉल आर रख दो। तो ये एक तरीके से स्मॉल आर रखोगे तो ये हाफ ही हो जाएगा क्या? सर हाफ ही हो जाएगा। मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम बोला ना, उसमें आपने पार्ट लिखा होगा ना, टू सप्लाई मैक्सिमम पावर आउटपुट, उसमें लिखा हुआ है ना। अदरवाइज हम यहाँ तक छोड़ देंगे, और अगर कहेगा तो कर देंगे, यहाँ पे चाहो तो इंटू 100 कर दो, कर दें, इंटू 100 कर दिया, यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो, कितना आ जाएगा? ठीक है, क्लियर, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में आ गई सबको बात? No, sir. नो सर, सर ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसा है? ये वाला क्या? ये एक बार फिर से सुन लो, हमें कितना, हम चाहते क्या थे इस बैटरी से, हम क्या चाहते हैं? जो यहाँ देगा वही तो काम का है ना, तो काम वाली चीज, यानी कि जो कंज्यूम हो रहा है ना, आउटपुट, आउटपुट का मतलब जो हमें मिल रहा है, मिलने वाला अपॉन में टोटल दिया कितना, टोटल दे तो ये तो इतनी टोटल दे रही है ना अपने को, दे कितनी रही है, ये भी इसने दिया और ये भी इसने दिया, तो ये इतना ही दे रही है ना। आ रही बात समझ? तो टोटल आ गया ना, इन दोनों का टोटल, जो बैटरी ने दिया उसका टोटल, और ऊपर कौन सा आया, जो हमें काम आया, तो आ गया ना, नो? ओके अरे ना ही बात समझ,
आ गई, चलो ठीक है ना, आसान है। और भी तरीके से कर सकते हो, जैसे अपने आपको याद होगा वो पावर आउटपुट अपने सेकंड पार्ट में निकाला था, आप उससे भी करके देख सकते हो ना, वो एक ही चीज है। ये आसान था तो मैंने कहा इससे बता दिया, ठीक है। आप लोगों ने बोल भी दिया था कि सर ऐसे हो जाएगा, तो ये और आसान था तो इससे कर लिया। बाकी वो सेकंड पार्ट से जो अपन ने पावर निकाली थी ना आउटपुट, उससे भी आ सकता है। ठीक है, चलो जी, आई थिंक बात हमें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी आसान सा था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो फिर से हम सर्किट्स पर आ रहे हैं, है ना। क्या है देखो जरा बताता हूँ, कर दो इसको तो, रखो ना, ये तो आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट क्या है आप देखें, ये सुना है क्या किसी ने इसका नाम? ये बहुत ही आई थिंक, पता नहीं 10th में तो आता होगा नहीं आता होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं सुना? ट्रांसफर पे सुना था कि नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ढंग से समझिएगा, बोर्ड्स वगैरह में भी आता है ना। देखें क्या है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कर लीजिए, मैं यहाँ पर एक और डिवाइस लगाता हूँ, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं हम। ये हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है, और ये हो गया, और ये हो गया। रेजिस्टेंस की तो कमी नहीं है हमारे पास, जितने चाहो उतने हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया, ये ऐसे मान लो, ये ऐसे मान लो, ये बन गया सर्किट, बन गया। अब थोड़ा ढंग से समझना है इसको, है ना। क्या हो रहा है देखो, देखिए जरा, इनके नाम दे देते हैं R1, R2, R3, R4, ठीक है, और R5 दे दो उसको भी। अब बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सेटअप है, इसका नाम है, कौन सा सेटअप, आप इसको देख, बाकी तो बैटरी से तो हमने कनेक्ट कर ही दिया, खैर वो तो कोई बड़ी चीज है नहीं। ये जो पूरा सेटअप है, ठीक है ना, इसमें है क्या आप समझें अगर ढंग से देखें। एक दो इसमें कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है आपको? पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए फटाफट से देखकर। गैल्वेनोमीटर है क्या? हाँ, ये गैल्वेनोमीटर के बारे में बताता हूँ। ये 5 रेजिस्टेंस है, क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? अगर मैं इसको सॉल्व करने को बोलूँ तो आप कर सकते हो क्या सीरीज पैरेलल लगा के? यस सर। बताओ कौन कौन सा है सीरीज, कौन सा पैरेलल, बताओ जरा। सर R1 और सर नहीं लग R4 रहा। पैरेलल है, R1 और R2 भी पैरेलल है। सर पैरेलल है सर। R1 कहाँ पैरेलल है, कौन पैरेलल है? R1 R2 कहाँ पैरेलल है? सर करंट डिवाइड हो रहा है। अरे करंट डिवाइड होना नहीं होता है, समझाया इतना। पोटेंशियल दोनों पॉइंट जो होते हैं वो एक ही जगह से कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब है ना, एक ही जगह से, मतलब उसके भी दोनों पॉइंट वहीं से, उसके भी दोनों पॉइंट वहीं से, तो मतलब उसको हम कहते हैं, वो बार बार बात होती है। पैरेलल ऐसे केवल डिवीजन होना पैरेलल थोड़ी ना हो जाएगा, डिवीजन तो बहुत जगह होता है ना, तो डिवीजन से नहीं पहचानोगे। इसमें कुछ भी नहीं लग रहा, आप देख लीजिए, सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं लग रहा है। सीरीज के लिए तो क्या चाहिए कि करंट सेम रहे, ताकि एक के बाद कंटिन्यूस में चलता चला जाए, वो है नहीं, है ना। पैरेलल के लिए चाहिए कि 2 पॉइंट सेम होने चाहिए, वो नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो हम इसमें सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि एक सिंपल सा केस मानेंगे ना। तो आप देखते जाइएगा मैं क्या करता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, ठीक है। बी और डी के बीच में, बी और डी के, तो मैं देखो केस मान रहा हूँ, आप देखिएगा, आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन एक केस इफ लिखा है मैंने, है ना। इसको सॉल्व करने का एक केस कह रहा हूँ कि कभी ऐसा हो जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इफ VB इक्वल टू VD। एक छोटी सी बात और आगे बढ़ने से पहले, गैल्वेनोमीटर के बारे में मैं बताना भूल गया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो कि इट्स अ डिवाइस व्हिच डिटेक्ट द करंट। डिटेक्ट करने का मतलब समझते हैं कि जो बता देगी कि है या नहीं है ना। अगर अगर करंट जारी होगी तो इसमें एक तरीके से डिफ्लेक्शन आ जाएगा। देखा है क्या आपने? देखे हैं यस ये सर। सारे डिवाइसेस क्या कहीं देखे हैं? एक ही बच्चे ने नो देखे हैं, सर। नो सर। नहीं देखे? चलो, ये इस कोविड का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हम लोगों को कि जो बेसिक छोटी छोटी डिवाइसेस हैं वो भी मैक्सिमम बच्चों ने नहीं देखी है ना। सर दिस एक इज दिन द स्कूल वेरी खोले थे तब सर दिखाए थे बीच में गए थे practical जब देखे थे। अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये सारी चीजें करा दी जाती हैं, है ना, बीच बीच में गैल्वेनोमीटर मीटर तो मतलब देख लेता है बच्चा फटाफट से। अभी सिचुएशन है सबके साथ है, केवल हम लोग और नहीं है, हमारे तो सबके स्कूल में साथ है। लैब ही नहीं है। अरे ये ऐसा, ये क्या हो गया भाई? लैब नहीं है, ये तो कोविड का कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो अलग ही चीज है ये तो ऐसा स्कूल चूज किया तूने अभिषेक? सर डमी तो देखो, लेनी थी पैसे नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ओके, हम आते हैं वापस यहाँ पर। देखें जरा,
तो गैल्वेनोमीटर एक तरीके की डिवाइस होती है, नहीं देखा कोई बात नहीं, अब हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ने भी वाले हैं ना, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसकी वर्किंग भी पढ़ेंगे कि अंदर से कैसे काम करता है ना, तो उसकी चिंता नहीं है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे काम करते हैं, वो बताऊंगा मैं ढंग से ना। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको केवल इतना समझना है कि जो अगर उसमें से करंट पास होगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं होगी तो ऐसे पड़ा रह जाएगा। तो हमें क्या ये क्यों लगा रखा है, ताकि हमें पता लगे करंट पास हो रही नहीं हो रही। डिटेक्ट करने का मतलब चेक कर लेता है, और बहुत छोटी छोटी करंट्स को मेजर भी कर लेता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है। पढ़ेंगे आगे तो और अच्छे से बताएंगे, अभी तो केवल काम है। यानी कि करंट कुछ ऐसे गई, मान लीजिए कुछ इस तरीके से गई, तो आपको क्या लगता है करंट ऐसे डिवाइड होनी चाहिए पहले तो यहाँ पर, फिर यहाँ का भी कुछ नहीं पता, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि वीबी और वीडी का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, तो वीबी और वीडी का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो जीरो होगा। क्या ये सही है मेरा कहना, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो होगी क्या? बिल्कुल, यस सर। ना Yes, ऐसे sir. जाएगा ना ऐसे जाएगा, है ना। तो ये बता रहा है कि गैल्वेनोमीटर मतलब इस पूरे ब्रांच में कोई करंट, है ना, तो ये ऐसे है। अब अगर ये पूरा अगर ना वीबी और वीडी बराबर हो गया, तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से इसमें करंट ही नहीं है, पूरे में करंट नहीं है, तो ये है या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता ना। सोचो क्यों, अगर ये भी वीबी तो ये भी वीबी हो गया, करंट तो है ही नहीं पूरे में। ये बी पॉइंट तो इसको भी बी पॉइंट बोल दूंगा तो क्या गलत है बताओ, क्योंकि पूरे में करंट नहीं है ना। अब ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे क्या, सोचो, ये बी ए और बी, इस पॉइंट को भी बी बोल सकते हो फिर आप, तो ये भी और बी, तो ये दोनों पैरेलल आ गए क्या, सोचो जरा, आगे यस सर। आ गए, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब केवल इतना ही हुआ कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा आपस में पैरेलल हो सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कहेंगे जितनी करंट यहाँ से जा रही है सारी की सारी करंट यहाँ से जाएगी, तो ये दोनों आप सीरीज भी ले सकते हो। एक ही तो बात है, इस सारी के यहाँ तो जाएगी नहीं, यहाँ तो करंट जीरो है, तो यहाँ तो लेना, तो जितनी करंट यहाँ से आ रही है सारी की सारी कौन ले लेगा, ये ले लेगा, तो सारी की सारी करंट यहाँ से पास हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या कहूँ, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गए। अगर ये पैरेलल हो गए, इसमें से करंट I1 जा रही है मान लो, इसमें से I2 जा रही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, तो केवीएल लगा लो तो भी वही आएगा, चाहे सीधा ही कर लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चाहो तो केवीएल लगा लो। केवीएल लगाऊं तो देखो जरा कैसे लगाऊंगा, माइनस का I1 R1, अरे ठीक है क्या, जरा देखो माइनस का I1 Yes, R1 sir. कैसे लगा रहा हूँ, यहाँ से चला माइनस का I1 R1, और ऐसे यहाँ आया तो यहाँ तो जीरो है, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ होगा तो प्लस का I2 R2, तो ये आ जाएगा क्या, जरा देखना, I1 R1 इक्वल टू में I2 R4, वेरी सॉरी दिस इज R4। अरे आया क्या समझ में, कैसे किया, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। यस सर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनका पोटेंशियल बराबर होगा, I1 R1 I2 R4 बराबर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1 ही तो होता है ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस, IR होता है, तो इस तरीके से ऐसे इसमें देखो, जितनी करंट थी सारी इसमें चली गई I1, और सारी करंट इसमें चली जाएगी, ये भी ठीक है, ये सारी करंट इसमें गई, सारी इसमें गई, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें भी ऐसे करूं क्या, I1 R2 इक्वल टू में I2 R3, तो ये भी आप चाहो तो केवीएल लगा लो, चाहे सीधे ही कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, अपना राज चल रहा है ना। डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में R4 अपॉन में R3, ठीक है, इसको कर दो, तो R1 R3 इक्वल टू में R2 R4, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आपको कहीं भी दिख जाए, अब इसको रिवर्स साइड से लेते हैं पर ना, अगर ये कहीं दिख जाए, ये देखना आसान है, कैसे आसान है भाई, करंट का आपको पता कैसे लगेगा, बताऊं कैसे पता लगेगा, अगर आपको अपोजिट वाले जो है ना, ये R1 R3 अगर को मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लिकेशन इनके बराबर आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, ये है या नहीं है बात बराबर हो, बात समझ में आई क्या, अगर ये सारा का सारा करंट इसमें जाएगा, तो इसको आप लगाओ नहीं लगाओ, सर्किट का पार्ट ही मतलब एक तरीके से रहा ही ना, ये पार्ट सर्किट में इसका कोई यूज ही नहीं रहा ना, है ना। जो करंट जा रहा है वो ऑब्वियसली सारा का सारा यहाँ से होकर चला जा रहा है, तो इसको आप लगाओ नहीं लगाओ मतलब ही नहीं, ना तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब कुछ भी एनर्जी वगैरह तो ले नहीं पा रहा, करंट ही नहीं ले रहा, तो बात खत्म होगी, तो ये सर्किट से हटा दो तो भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, इसको क्या बोलेंगे, है ना, ये कहेंगे व्हीटस्टोन बिच तो है, लेकिन कौन सी कंडीशन में है, कॉल्ड इन बैलेंस कंडीशन। बात समझ में आई क्या, अगर कोई आपको बोलता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, इसका मतलब क्या होगा कि आप सीधे सीधे क्या देखोगे, जैसे ये 3 है और ये 4 है ना, तो इनका मल्टीप्लिकेशन या जो भी मान लो 10 है और 3 है ना, और 5 है और 6 है, मान लीजिए 10 3 और 5 6, तो 10 3 30 हो गया, 5 6 भी 30 हो गया। इसका मतलब आप इसको पूरा पूरा हटा सकते हो, क्यों हटा सकते हो, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये चीज रही होगी, ये चीज रही होगी, तो इनके पोटेंशियल सेम रहे होंगे, सेम रहे होंगे, तो इसका कोई काम ही नहीं है, ये एज इट इज हटाया जा सकता है। आया क्या समझ में,
यस सर। है ना। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का मतलब क्या हुआ, कॉल्ड बैलेंस इन बैलेंस कंडीशन, और इसमें क्या मतलब हुआ, करंट इन R5 इक्वल टू 0। जिसमें करंट नहीं है ना, वो फिर इसको सर्किट का पार्ट रखने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। वो एक तरीके से आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि आपके लगाने से हटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो सर्किट का हिस्सा रहा ही कहाँ एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी लगाओ, R5 लगाओ या मतलब 100 ओम का लगाओ चाहे 1000 ओम का लगाओ, कितने का लगाओ, कोई फर्क ही नहीं, इसमें जाएगा वैसे ही। तो इसका मतलब ये सर्किट का पार्ट है, तो उसको आप हटा सकते हैं। हटा सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये क्या बन गया जरा देखेंगे आप, इसको कैसे बनाऊं। ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया क्या, जरा देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना क्या। सीरीज बना है। R1 और सर R2 तो दो सीरीज सीरीज में, फिर इसको और R3 सीरीज, सर बहुत गंदा R1 और सवाल। R2 तो सीरीज में हो जाएंगे और वो वो सीरीज और एक पैरेलल। अच्छा ऐसा है क्या। सर R5 की तरफ कुछ तो करंट जा ही रहा होगा ना। R5 की तरफ कुछ भी करंट नहीं जाएगा, यही तो कमाल है। सर यही समझना है। अरे भाई मैथमेटिकली है, देखो ये अब इसमें कोई फील तो दिला नहीं सकता मैं, जैसे कई टॉपिक्स में फील आ जाता है कि भाई हाँ सर सही कह रहे हो आप, बात समझ में आ गई, है ना। जैसे कंडक्टर्स करते थे और बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो फील आ जाता है कि भाई समझाने से। अब इसमें तो मैथमेटिकली है, अब इसको समझ गए कि पोटेंशियल सेम हो जाएगा अगर इन दोनों का। तो अपने को क्या पता लगा कि सारी करंट जो है वो इसमें से होकर इसमें पास हो रही है, यानी कि अगर पोटेंशियल सेम होगा मतलब इसमें तो करंट जानी नहीं चाहिए ना। आपने पोटेंशियल सेम करते ही इस बात को कह दिया ना, आप ऊपर ही कह रहे हो ना इस बात को, तो कि इसमें से करंट नहीं जाएगी। अगर पोटेंशियल सेम होते हैं तो R5 का पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही हो गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इसमें करंट होगी क्या, V इक्वल्स टू IR। V क्या होता है, बार बार मैं कहता हूँ, ये V पोटेंशियल नहीं होता है, क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो इसमें तो R5 में तो वैसे हमने पहले ही मान लिया ना, ये आया नहीं है, ये हमने माना। माना तो ये आया, क्योंकि ये निकालना आसान है। VB VD बार बार प्रूव करना टिपिकल है, उसके लिए डेटा चाहिए होंगे, डिटेल्स चाहिए होंगी, VB निकालना पड़ेगा, VD निकालना पड़ेगा। तो हमने शॉर्टकट क्या ढूंढा, हमने कहा कि ये दोनों अगर इसके बराबर आ जाते हैं ना, तो आप सर्किट को ऐसे बना सकते हो। ऐसे बनेगा अगर सर्किट, तो ये हो गया E, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। सर ये कुछ इस तरीके से बताएं। सर अगर VB और VD को इक्वल मान लिया तो फिर KVL वगैरह से लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही बन गया ना वाला सर। अरे तो बना तो दिया मैंने, कहा ना डायरेक्ट कर लो ना, I1 R1 इक्वल्स टू I2 मैंने कहा तो सही, I2 R4 डायरेक्ट ही हुआ है ना, ये पैरेलल हो गए ना। ये ऐसा बन गया ना, अब आप समझे मेरी बात भी, ऐसा ही तो बन गया, मैं बना रहा हूँ अभी आप देखें। उस टाइम एकदम से नहीं हटा सकते, उस टाइम तो हमें समझना था ना, तो हमने उसको रिटेन रख के ही करा। R5 को बिना यूज किए किया, लेकिन इसमें रखे रहने दिया ना। अब ये ऐसा बन गया कि मैं ये तो शो कर रहा हूँ, क्या ये ऐसा बन गया क्या, अरे बताओ जी सब यस लोग, सर। ऐसा बन गया यस क्या, सर। ऐसा बन गया। इसका मतलब आई करंट जो जा रहा है, ये I1 जो जाएगा वो सारा का सारा इसमें जाएगा, है ना। ये तो हम खैर उसमें भी समझ चुके हैं, या I2 जो जाएगा वो इसमें जाएगा। अब देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं कि या तो आप इन दोनों को सीरीज में ले लो, पहले इन दोनों को सीरीज में ले लें। अगर पहले क्या सीरीज में लेंगे तो कैसे आएगा, ये R1 है और ऑब्वियसली दिस इज R2, R2 है ना। इन दोनों को अगर सीरीज में ले लेते तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। और इन दोनों को सीरीज में लेंगे तो R3 प्लस R4। और क्या ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे क्या, अरे बात ठीक है क्या, सही है, यस सर। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यस सर। और अगर इन दोनों को पैरेलल मान लेते हैं तो, इन दोनों को पैरेलल मान लेते हैं तो, AB और AD को इन दोनों को पैरेलल मान ले तो, ये दोनों पैरेलल भी तो है ना अगर देखा जाए तो, सही है क्या, गलत कह रहा हूं, ये दोनों पैरेलल भी तो है ना, इनका पोटेंशियल सेम है तो पॉइंट तो एक ही हो गया ना, VB और VD। तो चाहे तो वैसे तो लॉजिकल तरीका तो हमें ऐसे तो समझ में आता ही है, लेकिन पैरेलल लेके भी तो कर सकते हैं ना, उसमें भी गलत तो नहीं होना चाहिए। R1 और R4 पैरेलल में, R2 और R3 पैरेलल में, और इन दोनों पूरा का सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ना। अरे नहीं यही बात लेकिन समझ वैसे Yes, sir. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना? हाँ क्या कह रहे हो बेटा, सर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? हाँ होगा, इसलिए मैं ये लिखकर छोड़ रहा हूँ, मैं कह ही नहीं रहा कि वो करो, क्योंकि वो मैं एक बार किसी दूसरे को डिवाइस से लॉगिन करता हूँ। कर लो यार, है ना। देखो समझ में आई क्या बात, ये मैं दिख तो सीरीज ही रहा है ना, दिखता तो सीरीज ही है ना, तो आप ऐसे ही कर लो, लेकिन हम जानते हैं कि पैरेलल भी है, वो हम जानते हैं, इंटरव्यू हमने यूज किया ना उस बात का। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए, बाकी तो सीधी सी बातें हैं, टफ नहीं है, आसान सी बातें हैं, आप सभी को समझ में आई। मैं बढ़ता हूं आगे, आगे क्या है, आगे इस पर एक दो क्वेश्चंस करेंगे छोटे छोटे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चंस, जरा देखते हैं किस तरीके के प्रॉब्लम जो हैं हम कर सकते हैं।
सर अपने सिलेबस अच्छा एक हाँ हाँ अपने सिलेबस में फिर वो भी है क्या कि बी बी नॉट नहीं सुनाई दिया, वापस क्या है? सिलेबस के अंदर अपने वो थोड़ी है कि बी बी इज नॉट इक्वल टू बी डी, मतलब ये हाँ हाँ वो बता रहा पोटेंशियल। हूँ, हाँ हाँ अरे मैं बता रहा हूँ वो बताना है वैसे मुझे, मैं पहले बता देता हूँ, देखो वो बताना है एग्जैक्टली सर देखो नेक्स्ट समझो। टेस्ट में क्या आएगा 11 से? 11 से है ना, वैसे तो हम लोग ने भी चला रखा है ना, तो सेंटर ऑफ मास तक तो हो गया। अब आप कोई वैसा टॉपिक ले लो, क्योंकि देखो एडवांस का है, ठीक है, तो उसमें रोटेशन रहने देते हैं, अभी रोटेशन को एक बार को स्किप करो आप, है ना, वो बड़ा चैप्टर भी है और ऑब्वियसली उसमें टाइम भी चाहिए, है ना। तो अपन कोई और टॉपिक देख लो। एसएचएम आ गया क्या आपके? सर काइनेमेटिक्स दे अभी तो तो दिया। जितने टॉपिक दिए हैं वो सारे एक साथ दे दो एडवांस में, तो उनके एडवांस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसा करें क्या? सर फिर वेटेज कैसे डिसाइड करोगे? वेटेज तो हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, देखो आप लोग के ऊपर है कि टेस्ट होगा तो रिवाइज पूरा करके फिर देना टेस्ट, तो आप देख लो, अगर कर लोगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अपने रह कौन से गए, रोटेशन रह गया, एसएचएम आ गया क्या? एसएचएम नहीं सर आया, एसएचएम एसएचएम नहीं आया, फ्लूइड और SHM वो नहीं है। ये 2-3 चैप्टर ही रह रहे हैं, वैसे तो ज्यादातर हो गया, रोटेशन सरफेस फ्लूइड। टेंशन सर। सर कैलोरीमेट्री भी हाँ बचा है। ये थर्मल नहीं प्रॉपर्टी भी किलोमीटर, बचा। हाँ मतलब ये 4-5 छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये तो एक साथ ही दे देंगे अपन, मतलब 2 बार में हो जाएंगे, तो ज्यादातर तो हो गए हैं, 70% हो चुका है, 30% ही बचा है अगर मैं ऐसे देखूं तो, है ना। तो वो 70% पार्ट अगर आप वेव्स, क्योंकि हो गया थर्मोडायनेमिक्स और वो सब केटीजी वगैरह हो गया है, तो काफी बड़े बड़े चैप्टर भी, जैसे वेव बहुत बड़ा चैप्टर है तो वो भी हो गया है। तो कहने का मतलब अब आप चाहो तो ऐसे कर लो, पूरा का पूरा कर लोगे रिवाइज तो पूरा ही कर लो, 70% जो है जो हो चुका है, और अदरवाइज जो है, या तो ऐसा कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास तक का ले लेते हैं पूरा ही, ऐसा कर लें, काइनेमेटिक्स से लेकर पूरे सेंटर ऑफ मास अभी तक यस सर जो हुआ वो है सही है। है ना। एटीजी और थर्मो और वो थर्मो। ज्यादा ज्यादा नहीं हो जाएंगे क्या? देख लो, मैं मेरे कुछ नहीं है, मैं तो आप लोग के लिए कह रहा हूँ, सर क्योंकि मौके मैकेनिक्स तो और भी पूरी आएंगे। ले लो। रोटेशन और दे दें, मतलब उसमें मैकेनिक्स। रोटेशन भी दे दें। सर रोटेशन से बड़ा हो जाएगा। तो वो जो मैंने सर कहा अभी कोई सेंटर ऑफ मास दूसरा तक वहां तक चैप्टर कर ले लो। लो, फिर जो अपने एमसीक्यू आएगा उसमें फिर मैकेनिक्स करेंगे। अब अब वही है, उसमें मैकेनिक्स वगैरह, आप एक काम करो, ऐसा कर लो, है ना, स्टार्टिंग से लेकर काइनेमेटिक्स से सेंटर ऑफ मास तक के टॉपिक सारे ले लो, आपने किए तो है ही रिसेंटली, थोड़ा थोड़ा जो भी यस टेस्ट सर। दिया है, तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे और टेस्ट आएगा तो आराम से दे दोगे। तो कहां से कहां तक हमारा क्या डिसाइड हुआ, काइनेमेटिक्स से लेकर सेंटर ऑफ मास तक, दैट्स इट, है ना। चलो जी, ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलो जी, हाँ अब मैं बात कर रहा था अनबैलेंस की, है ना। तो अब आप देख लीजिएगा एक बार, अगर वीसी इक्वल टू, इसमें आप नोट करके लिख लीजिए चाहे तो, है ना, वीसी इक्वल टू वीडी अगर नहीं है, वीबी इक्वल टू वीडी, सॉरी, अगर वीबी इक्वल टू वीडी नहीं है, तो इसका मतलब R1 R3, इसका मतलब R1 R3 इक्वल टू में नहीं होगा किसके, R2 R4 के, तो इसको क्या कहोगे, ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड, ठीक है क्या, बात समझ में आई क्या, ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस कंडीशन, क्या लिख दूं मैं, इन अनबैलेंस कंडीशन ऐसे लिख देता, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अनबैलेंस्ड है, दैट्स इट, और इसको सॉल्व करना भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, इसको भी करेंगे अपन, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो एक शॉर्टकट है, अगर हमें उस तरीके की चीज आ जाती है तो डायरेक्ट करेंगे, है ना, और अगर नहीं आता है तो फिर तो पूरा का पूरा, है ना, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिए, ये अनबैलेंस कंडीशन कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखना है बस। ओके, बढ़ता हूं मैं आगे, जरा फटाफट से आप देखिएगा। एक है ना नोट और लिखवाता हूँ मैं, एक सेकंड, है ना, आप ये डायग्राम मत बनाना, एक छोटी सी बात आप नोट तो लिख लिया, चाहो तो ये फर्स्ट नंबर डाल लेना और ये सेकंड नंबर डाल लेना ना, इसमें एक नोट मैं लिखाता हूँ, क्या है पहले समझाने दो मेरे को, है ना, ये भी क्वेश्चन है लेकिन ये ध्यान अभी छोटी सी बात और, तो वो आप और लिख लो उसमें। देखो क्या है, एक छोटी सी बात क्या है, वो ये है कि अगर है ना हम इसमें बैटरी और
क्या कहा मैंने, एक बार मैं बता देता हूँ। ये तो क्वेश्चन है, अभी करते हैं, मैं इसकी डिटेल लिखता हूँ। देखो जरा, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि अगर ना बैटरी कैसे थी, देखो उसमें बैटरी कैसे थी, उसमें जो बैटरी हमने बनाई थी वो कुछ इस तरीके से बनाई थी, मतलब वो ऐसे थी, ऐसे कुछ, और व्हीटस्टोन हमारा ऐसे था, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं व्हीटस्टोन बनाऊं, बना ही देता हूँ एक बार मैं यहाँ पर, ताकि आपको बात अच्छे से। कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ओके ओके ओके, ये R1 है। अब गैल्वेनोमीटर अभी ना भी लगाऊं तो चलेगा, जरूरत थोड़ी ना हमेशा गैल्वेनोमीटर लगाया है, ठीक है ना। तो ऐसे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है और बैटरी ऐसे है। अब क्या कहते हैं इसको कि अगर ये ऐसे है ना, तो और ये R5 है। अब अगर इसको मैं ऐसे भी कर लूं ना, देखो कैसे, कि जिनके बीच में R5 कनेक्टेड है ना, जिनके बीच में R5 कनेक्टेड है, उसके बीच में अगर बैटरी लगा दें पर, यानी कि इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, ये R1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये R2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये R4 हो गया, ये R3 हो गया। अब देखो सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ इसमें क्या है। हम ये कह रहे हैं कि R5 दिख रहा है आपको, और एक बैटरी दिख रही है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ती है। हम ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों की चीजों को इंटरचेंज कर दें, सुनिएगा आप और फिर बताइएगा भी, आपका भी इनपुट लेंगे इसमें। अगर दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए बेसिकली, है ना, किस किस को, कि जो आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका रेजिस्टेंस है, और जो आपकी बैटरी है, इसकी पोजीशन को अगर इंटरचेंज कर दें, तो भी क्या सेम रिजल्ट आएंगे, कुछ डिफरेंस आएगा, सोच के बताइएगा। से सेम जगह सेम आएंगे, सर रेजिस्टेंस और बैटरी दोनों को चेंज कर रहे हैं। मतलब दोनों को, जो R5 है उसको बैटरी के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, बैटरी की पोजीशन और उसको इंटरचेंज कर रहे हैं, सेम आएगा। देखो जरा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखना मुझे R1 बताना। R2 पैरेलल हो जाएंगे इसमें। देखो हाँ, सर वही चीज आ सेम जाएगी है। ना, कहने का मतलब बिल्कुल सेम आएगा। अगर मैं इसको ऐसे भी R2 बना दूं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आप इसको लिख भी लीजिएगा एक बार, है ना। ये R5 हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, ये वही बैटरी हो गई, ठीक है ना, जो भी मान लो, V मान लो, चाहे जो भी मान लो, इस तरीके से। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए नोट के अंदर, फिर मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ फटाफट से, वो भी नोट कीजिए। लिखें, कर लिया नोट इसको तो। यस सर ओके, देखिए जरा, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, लिखें, एक लाइन लिखें, मैं लिखवा रहा हूँ। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड रेजिस्टेंस, if we interchange the position of battery and resistance, ब्रैकेट में गैल्वेनोमीटर लिख लो, ब्रैकेट में गैल्वेनोमीटर, मतलब आप समझ ही रहे हैं क्यों लिख रहे हैं अपन, ब्रैकेट में आप गैल्वेनोमीटर लिख लो, है ना। एंड रेजिस्टेंस क्या लिखा है, एक बार वापस लिखें, पोजीशन ऑफ बैटरी एंड रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में गैल्वेनो, इन विच करंट इज जीरो, in which current is zero, then there will be no effect, then there will be no effect, then there will be no effect on balancing of Wheatstone bridge, there will be no effect on balancing of Wheatstone bridge. क्या जरूरत है, ठीक है, इधर देखें फटाफट से, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 6 ओम, बट ये हो सर गया 10 बैटरी ओम। अगर R5 की जगह लगाई तब तो R1 और R2 पैरेलल हो गए ना, और उस वाले केस में तो R1 और R2 सीरीज में थे।
एक देख रहे हैं अभी, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो आपका आंसर दे रहा हूं मैं, एक मिनट रुकिए, है ना। ये कुछ इस तरह, इसमें क्या करना है, इसमें आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, बताएं, है ना। हाँ अभिषेक तुम पूछो, तुम क्या कह रहे हो? क्वेश्चन मैंने दे दिया बाकी सबको, बताएं क्या कह रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ वो एक्सचेंज से पहले R1 और R2 सीरीज में है ना, हाँ हाँ और सर बैटरी उधर लग जाए, बैटरी से इंटरचेंज करने के बाद R1 और R2 तो पैरेलल हो गए। R1 और R2 पैरेलल हो गए क्या? R1 R2 R1 R2 पैरेलल है क्या? अगर आप देखो तो हाँ, तो इसको करके देखो ना, एक बार करना आप इसको, एक बार करके देखो आप इसको, क्या सेम आता है क्या? पहले तो आप ये क्वेश्चन कर लो, फिर आप लोग का वो है, आप इसको करके देखो एक बार, बताएं इसका, बताएं पहले तो आंसर। सर इसमें निकालना क्या है? आर आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकालना। सर 45/8। 45/8 आ रहा है, यही आ रहा है, बाकी किसी का? 16/3 आ रहा है सर। देखें आई थिंक आसान है। ये कितना हो गया? इसमें से पहले तो ये समझ में आ गई क्या, बैलेंस्ड है क्या? देखें तो 5 × 6 इक्वल्स टू 3 × 10, क्या ये 30 हुआ क्या? बिल्कुल ये 30 ही हुआ, है ना। 5 × 6 इक्वल्स टू 3 × 10, तो ये 30 हो गया। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, बिल्कुल है। तो अगर बैलेंस्ड है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ये करूँ क्या, ये 15 हो गया इसका और ये, 45/8 है। है ना, 15 और ये आई थिंक 9 हो गया, है ना। क्या किया जाए? 45/8। ओके, ये पहले भी आया आंसर, देखते हैं इसमें, है ना। तो हमने क्या कहा, 15 R1 R2 यानी 15 × 9 अपॉन में 15 प्लस में 9, कुछ इस तरीके से आ रहा है क्या? 15 ही आ रहा है ये, हाँ। कितना आ रहा है? दिस विल बिकम आई थिंक 24, राइट। और 15 × 9 आई थिंक 135, तो आई थिंक 3 से करेंगे तो ये 45/8 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है ना। तो आई थिंक बात हमें ये समझ में आ गई। ठीक है, एक दूसरा प्रॉब्लम लिखें, फटाफट से कोशिश करेंगे करने की। सारे रेजिस्टेंस आर है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर से वही क्वेश्चन, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंस। बस 2 मिनट और लेंगे, बस आप पेशेंस रख के इसको करें।
आ रहा है किसी का? सर आर। सर आर आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। चलो जी ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना? ठीक है, चलो जी ओके। करना आप बाकी के जिसका नहीं आया थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और फिर हम इसको करते हैं। बस सीधा सही है, जैसे मैंने बताया नहीं था, एक पॉइंट को पॉइंट से मिलाएंगे, इसको सी पॉइंट देना, इसको डी पॉइंट देना, उससे होता चला। चलो जी ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं लास्ट। हाँ एक और चीज कि शायद क्लास में लास्ट वाली ले पाऊंगा आज, है ना? तो हो सकता है कि पहले मैथ्स की क्लास हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।